हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रवाद इंडियन नेशनलिज्म के अध्ययन करने के लिए विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा जिन अलग अलग अप्रोचेस या अवधारणाओं या उद्गमों का प्रयोग किया है, विचारधाराओं का प्रयोग किया है या सिद्धांतों का प्रयोग किया है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये मुख्य प्रकार से 4 प्रकार की अवधारणाएं मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त और भी अवधारणाएं हैं, लेकिन ये 4 मुख्य अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद का अलग अलग इंटरप्रिटेशन या उसकी विवेचना की गई है। सबसे पहले राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राष्ट्र विशेष के प्रति व्यक्ति से वफादारी और समर्पण की अपेक्षा की जाती है। साथ ही में व्यक्ति विशेष यानी किसी एक व्यक्ति या किसी समूह विशेष, किसी एक समूह या अनेक समूहों के हितों की तुलना में राष्ट्र या देश का जो हित होता है उसको उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। यानी पहले राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण माना जाएगा, उसके बाद व्यक्ति अपने हितों पर ध्यान दे या समाज के हितों पर ध्यान दे। तो राष्ट्रवाद में कंप्लीटली डिवोशन, समर्पण जो है व्यक्ति से अपेक्षित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन से 4 प्रमुख अवधारणाएं जुड़ी हैं। सबसे पहला है साम्राज्यवादी, जिसे उपनिवेशवादी अवधारणा यानी इम्पीरियलिस्टिक और कॉलोनियलिस्ट जो है अप्रोच वो प्रयोग की जाती है। दूसरा है राष्ट्रवादी अवधारणा, नेशनलिस्टिक अप्रोच। थर्ड है मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी अवधारणा और चौथी है सबाल्टर्न अप्रोच या सबाल्टर्न अवधारणा। तो सबसे पहले साम्राज्यवादी अथवा उपनिवेशवादी अवधारणा की बात करें तो जब भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन किया जाता है या भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास लिखा गया तो कैम्ब्रिज जो स्कूल था या कैम्ब्रिज जो कॉलेज है इंग्लैंड में, वहाँ एक विचारधारा का नाम लिया जाता है कैम्ब्रिज स्कूल। तो कैम्ब्रिज विचारधारा के जो इतिहासकार थे, स्पेशली अंग्रेज इतिहासकार, उनके द्वारा भारत में राष्ट्रवाद की नकारात्मक व्याख्या की जाती है। इनका मानना है कि भारत जो था एक राष्ट्र कभी रहा ही नहीं, और चूंकि भारत एक राष्ट्र ही नहीं था तो वह राष्ट्रवाद के जन्म की बात करना ही बेकार है। साथ ही इनका मानना है कि भारत में राष्ट्रीयता जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। भारत जो है विभिन्न वर्गों और समाज में जो विभिन्न जाति और वर्ग थे उनके आपस में जो हित थे, उन हितों के आधार पर जुड़े हुए लोगों का एक संगठन मात्र था। यानी भारत कोई राष्ट्र नहीं था बल्कि विभिन्न हितों वाले जो समूह थे उनका एक संगठन मात्र था। दूसरा, इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों का ये मानना है कि भारतीय जो हैं राष्ट्रवाद का प्रयोग करके राष्ट्रवादी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, या उपनिवेशवाद जो है उपनिवेशीकरण जो है उसके खिलाफ ये आंदोलन नहीं था, बल्कि ये आंदोलन जो था वो इन जो समूह थे विभिन्न, जिनमें बुर्जुआ वर्ग या मध्य वर्ग शामिल था, भारत का पूंजीपति वर्ग शामिल था, उच्च वर्ग शामिल था। तो इन वर्गों के जो आपसी हित थे या इन वर्गों के स्वयं के जो हित थे उनकी पूर्ति के लिए इन्होंने एक मिला जुला सा संगठन बना लिया, और इन हितों का जिनसे टकराव हो रहा था अंग्रेजी सरकार, तो उन हितों की पूर्ति के लिए इन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया, ना कि किसी राष्ट्रीय भावना के लिए, किसी राष्ट्रवाद की भावना के लिए। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा कि भारतीय जो हैं या भारत जो देश था वो ब्रिटिश राज्य से लाभान्वित हुआ। इनका मानना था कि भारतीय जो हैं असभ्य थे, बर्बर थे, और जैसा रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी थी, वाइट मैन्स बर्डन के नाम से उन्होंने एक पोयम लिखी थी जिसके आधार पर ये सिद्धांत निकाला गया कि जो पूर्वी देश हैं जैसे भारत हो गया, और अफ्रीकी देश हैं और एशियाई देश हैं, वो बर्बर हैं, असभ्य हैं, और यूरोपीय देशों का यह कर्तव्य है कि वो इन असभ्य देशों में सभ्यता का प्रकाश फैलाए, लोगों को सभ्य बनाए। यहाँ के लोग जो हैं, भारत के लोग जो हैं, अपना शासन चलाने में सक्षम नहीं हैं, लोकतंत्र का पालन नहीं कर सकते, अपनी सरकार नहीं बना करके चला सकते यहाँ का शासन। तो
ये जो उपनिवेश बनाया गया है वो भारतीयों के अपने हितों के लिए उनको उपनिवेश भारत को बनाया गया है। और ये अंग्रेज़ों का ही योगदान था कि भारतीय जो हैं अपना शासन चलाने में सक्षम हो सकें। जैसे 1919 का एक्ट आया, 1909 का एक्ट आया, फिर 1935 का एक्ट आया। इनमें जो स्वायत्तता या ऑटोनॉमी भारतीयों को दी गई, प्रशासन और सरकार चलाने में उनको जो शामिल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो सरकार चलाने में सक्षम हुए हैं, ये पूरा पूरा योगदान अंग्रेज़ों का है। उनके भारत को उपनिवेश बनाने का ये फ़ायदा हुआ है। और क्योंकि ये खुद सक्षम नहीं हैं, तो इनको हमेशा आवश्यकता रहेगी कि भारत शासन चलाने में इन्हें अंग्रेजी सरकार जो है उसकी आवश्यकता रहेगी। तो इन्होंने उपनिवेशीकरण को गलत नहीं माना। नेक्स्ट चीज़, इन्होंने भारतीय हितों और उपनिवेशी हितों यानी भारतीय हितों और ब्रिटिश जो देश था ब्रिटेन, ब्रिटेन के हितों में आपस में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं समझा। इन्होंने कहा कि इन दोनों के हितों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। और क्योंकि मार्क्सवादी जो हैं उन्होंने आगे यही कहा कि इन हितों के विरोधाभास के कारण ही भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म हुआ। तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इस बात को भी नकार दिया। इन्होंने कहा कि इनके आपस में अपने कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर जो रेलों का शुरू की गई, रेलवे का शुरुआत हुई और जो पूंजीकरण हुआ, उपनिवेशों की उद्योगों की स्थापना हुई, इन सब की वजह से भारतीयों का विकास हुआ, ना कि उनके आपस में हितों का टकराव हुआ। तो इन्होंने भारत को एक भौगोलिक संस्था माना, एक राष्ट्र के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार साम्राज्यवादी जो इतिहासकार हैं उनका मेन मोटो यही था कि वो ये साबित कर पाएँ कि भारत को अपना उपनिवेश बनाना जो है इनके स्वयं के भारतीयों के हित में था। अंग्रेज़ों का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। यहाँ सभ्यता का प्रकाश फैलाने के लिए उन्होंने भारतीयों के हित में ही उनको उपनिवेश बनाया। दूसरा ये साबित करना था कि भारतीय हितों और ब्रिटिश हितों में कोई आपसी विरोधाभास नहीं है। दूसरी जो अवधारणा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रवाद की जो व्याख्या करने के लिए प्रयोग की गई है उसे राष्ट्रवादी अवधारणा कहते हैं, नेशनलिस्टिक अप्रोच। ये जो अवधारणा थी ये कम्प्लीटली अपोजिट थी साम्राज्यवादी अवधारणा के। जो विभिन्न भारतीय इतिहासकार थे, जब उन्होंने देखा कि भारतीयों की अस्मिता और गौरव पर, भारतीय राष्ट्रवादी भावना पर, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की व्याख्या में भारतीयों को इतना निम्नतम स्तर का बताया जा रहा है, उनको हीन बताया जा रहा है, असभ्य और बर्बर बताया जा रहा है साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा, तो उसके विरोध में भारतीय इतिहासकारों ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का अपना स्वयं का इतिहास लिखा। और जब इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखा, भारतीय राष्ट्रवाद पर फोकस किया, तो इन्होंने राष्ट्रवादी अवधारणा अपनाई, यानी अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, अपने राष्ट्र के हितों को सबसे ऊपर मानना। और इसीलिए इन्होंने जो अंग्रेज़ों का भारत में शासन रहा उसकी कटु आलोचना की। उन्होंने भारतीयों के ऊपर जो उसका विपरीत प्रभाव पड़ा उसकी आलोचना की। जैसे भारतीयों पर आर्थिक प्रभाव बहुत नुकसानदायक रहे, जैसे यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से तहस नहस कर दी गई, किसानों पर बहुत अधिक लगान लगाया गया, तालुकेदार और जमींदार जो थे उनको भी अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा, प्लस जो नकदी फसलें थीं, कैश क्रॉप्स जिनको कहते हैं, उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर उगवाया गया, जिसकी वजह से नील आंदोलन भी हुआ, चंपारण कम में सत्याग्रह भी हुआ। तो ये जो नीतियाँ, प्रशासनिक नीतियाँ यहाँ अपनाई गई, रेलवे का विकास जो हुआ और अन्य जिस रेलवे के विकास में भी जो कंपनियाँ थीं, जो पूंजीपति थे वो ब्रिटेन के थे और उनको गारंटी दी गई थी कि रेलवे के ऑपरेशन यानी उनके संचालन के पश्चात उनको 5% प्रॉफिट की अपने निवेश पर गारंटी दी जाएगी, यानी जितना वो निवेश करेंगे पैसा उस पर कम से कम उनको 5% लाभ हो, इसकी गारंटी उनको प्रदान की गई थी। प्लस धन निष्कासन का सिद्धांत जो उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा दिया गया। तो ये सारे जो आर्थिक मुद्दे थे इनको भी सामने लाया गया।
ये दिखाया गया कि किस प्रकार से भारतीय धन जो है इंग्लैंड जा रहा है और उसकी वजह से भारतीयों को कैसे सीधा नुकसान पहुंच रहा है, भारतीयों के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है अंग्रेजी राज के द्वारा। इन्होंने अंग्रेजी जो अंग्रेज थे या ब्रिटेन था उसके हितों और भारतीय हितों में जो विरोधाभास है उसको सामने ला करके लोगों के सामने इतिहास लेखन में प्रकट किया। अब जो राष्ट्रवादी हैं उनमें भी दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। कुछ उदारवादी राष्ट्रवादियों का ये मानना था, राष्ट्रवादी इतिहासकारों का ये मानना है कि राष्ट्रवाद का जो विचार आया भारतीयों में वो पश्चिम से प्रेरित था, यानी यूरोपीय देशों से प्रेरित था। क्योंकि भारत में जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हुआ, लोग जो हैं यूरोपीय साहित्य से परिचित हुए, वहाँ से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे जो या उदारवादी विचार थे वो भारत में आकर के पहुँचे। और इसीलिए जो बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग था भारत का, उसका अहम योगदान रहा भारत में राष्ट्रवाद के विकास में, क्योंकि वही शिक्षित वर्ग था और वही लोग जो हैं इन पाश्चात्य विचारों से प्रभावित हुए। और उन्हीं विचारों के आधार पर जब उन्होंने भारत में देखा कि भारत में उनको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, समानता प्राप्त नहीं है, उनके साथ नस्ल भेदी व्यवहार किया जाता है, प्रशासन में भी उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। यूरोपियों के द्वारा जब इल्बर्ट बिल का विरोध किया गया तो उनको भी लगा कि थोड़ा सा प्रोटेस्ट करके अपनी बात को सामने रख करके और अपनी बात मनवाई जा सकती है। तो इन सभी रीजंस की वजह से उनमें अपनी स्वतंत्रता की भावना के विकास की वजह से राष्ट्रवादी भावना ने जन्म लिया। दूसरे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं जिनमें के.पी. जायसवाल शामिल हैं, आर.के. मुखर्जी शामिल हैं, इनके द्वारा जोर दिया गया कि भारत में प्राचीन समय से ही एक अंडर करंट जो है राष्ट्रवादी भावना हमेशा से बहती रही है। इसका मतलब ये था कि भारत जो है एक भौगोलिक संस्था नहीं रहा है हमेशा। लाला लाजपत राय ने भी अपनी बुक में ये लिखा, सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने भी इंडियन स्ट्रगल में यही लिखा कि भारत में हमेशा से भारत एक भौगोलिक संस्था नहीं, भौगोलिक इकाई मात्र ना हो करके यहाँ पर सेम ट्रेडिशंस रहे हैं। बड़े बड़े राज्य या राजाओं के जो साम्राज्य हैं वो यहाँ पर हुए हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ की जो विविधता है उसके अंदर भी एक अंडर करंट जो है एकता हमेशा से विद्यमान रही है। तो इनका ये मानना है कि भारत में ये जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो कोई मॉडर्न फिनोमिना नहीं था, कोई आधुनिक काल की परिघटना ना हो करके भारत में हमेशा से भारतीय चिंतन में राष्ट्रवादी जो विचारधाराएं हैं वो हमेशा से विद्यमान रही हैं। तीसरी विचार अवधारणा जो है वो मार्क्सवादी अवधारणा प्रयोग की गई है भारतीय जो राष्ट्रवाद है या भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन है उसकी व्याख्या करने के लिए। और मुख्य रूप से A.R. देसाई जो हैं भारतीय इतिहासकार, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन में मार्क्सवादी अवधारणा का प्रयोग किया है। मार्क्सवादी अवधारणा में मार्क्स के द्वारा जो आर्थिक सिद्धांत दिए गए हैं जिनमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत शामिल है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शामिल है और वर्ग संघर्ष पर जिसमें ज़्यादा जोर दिया गया है और जो आगे चलकर जिसकी परिणति सर्वहारा वर्ग की क्रांति में होती है और इस क्रांति के फलस्वरूप फिर साम्यवाद का जन्म होता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ना तो कोई वर्ग रहता है समाज में और ना ही कोई सरकार की आवश्यकता होती है। तो मार्क्सवादी जो अवधारणा है उसके प्रयोग के द्वारा आर्थिक तत्व पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि आर्थिक कारणों की वजह से भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अब आर्थिक कारणों में इन विद्वानों के द्वारा ये माना जाता है कि जो ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित हुआ उसकी वजह से भारतीय समाज की जो आर्थिक संरचना थी उसके अंदर परिवर्तन हुआ। जैसे यहाँ रेलों का विकास शुरू हुआ, कुटीर उद्योग धंधों का नाश हो गया, सूती वस्त्र उद्योग जो था वो भी नष्ट होने की कगार पे पहुँच गया। उसके बाद यहाँ औद्योगिकीकरण हुआ ये और बाजार जो है उसका पूंजीकरण हुआ और कृषि जो है उसका भी पूंजीकरण हुआ, नकदी फसलों पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। तो ये सारे जो
चेंजेस आए भारत में वो ब्रिटिश शासन की स्थापना के फलस्वरूप आए, ऐसा इनका मानना है। और इन चेंजेस ने जो है भारत में एक नए वर्ग को जन्म दिया, जिसमें मध्यम वर्ग जो है वो प्रमुख था। इसके अलावा अन्य और वर्ग भी जो है यहाँ पर ब्रिटिश शासन की स्थापना के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। जो नए वर्ग उपस्थित हुए भारतीय समाज में, इन सभी में वर्ग संघर्ष भी बढ़ा। इनके जो आपसी हित एक दूसरे से टकराए तो इनके अंदर वर्ग संघर्ष बढ़ा और सामाजिक परिवर्तन हुए। इन सभी परिवर्तनों की वजह से, आर्थिक परिवर्तनों की वजह से, सामाजिक परिवर्तनों की वजह से आगे चल कर के भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। क्योंकि जब इनको लगा कि जो अंग्रेज प्रशासनिक वर्ग है या अंग्रेज एलीट वर्ग है, उसकी तुलना में जो भारतीय हैं, जो मध्यम वर्ग है, उसको कम अधिकार प्राप्त हैं, उसको आर्थिक रूप से भी वो कम मजबूत है या उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो इन सभी रीजंस की वजह से वर्ग संघर्ष बढ़ा भारतीयों में और यूरोपियों में, या भारतीयों में और अंग्रेजों में। और इसी वर्ग संघर्ष ने आगे चल कर के राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया, और राष्ट्रवादी भावनाओं के चलते ही फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो हुआ। भू राजस्व की जब अत्यधिक वृद्धि हुई तो जो किसान वर्ग था वो सीधा सीधा प्रभावित हुआ। बहुत से जागीरदार और जमींदारों को भी अपनी जो ज़मीनें थी उनको छोड़ना पड़ा, और इन सभी की वजह से उनके जो आर्थिक हित थे वो प्रभावित हुए और उनके अंदर असंतोष जन्म लिया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, इनके मार्क्सवादियों के अनुसार, मार्क्सवादी जो इतिहासकार थे उनके अनुसार, भारतीय लोगों के आर्थिक हितों और ब्रिटेन के जो साम्राज्यवादी आर्थिक हित थे उनके बीच में जो विरोधाभास था, उनके बीच में जो अंतर था, उसकी वजह से उत्पन्न हुआ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसने आगे चल कर के, जिसकी वजह से अंग्रेजों को फिर फाइनली भारत छोड़ना पड़ा। तो मार्क्सवादी अवधारणा में आर्थिक तत्वों पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन इसकी यही कमी है कि आर्थिक तत्वों पर इतना जोर दिया जाता है कि बाकी जो सब अलग दूसरे जो तत्व हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। चौथी और अंतिम अवधारणा है भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन से संबंधित सबाल्टर्न अवधारणा। सबाल्टर्न जो अवधारणा है ये बहुत पुरानी अवधारणा नहीं है। 1980s में इसका उद्भव हुआ, जन्म हुआ, और 1982 में पहली बार सबाल्टर्न स्टडीज़ नाम से एक पत्रिका या जर्नल जो थी उसका प्रकाशन हुआ, और इसके अंदर विभिन्न जो है लेख प्रकाशित हुए, और इन लेखों के आधार पर ही फिर इस नवीन विचारधारा का नाम सबाल्टर्न विचारधारा रखा गया। इसके मुख्य जो प्रतिपादक रहे वो रणजीत गुहा रहे, और इस अवधारणा में होता क्या है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की जितनी भी इससे पूर्व की अवधारणाएं थी, चाहे वो कैम्ब्रिज स्कूल वाली कॉलोनिलिस्टिक हो या इम्पीरियलिस्टिक साम्राज्यवादी अवधारणा हो, राष्ट्रवादी अवधारणा हो या मार्क्सवादी अवधारणा हो, इन सभी अवधारणाओं को सबाल्टर्न इतिहासकारों के द्वारा नकार दिया गया, इनका विरोध किया गया, इस आधार पर कि ये जो अवधारणाएं हैं सभी की सभी, ये भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास की विवेचना, उसकी व्याख्या जो है संभ्रांत वर्ग या जो बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है, एलीट क्लास, उस एलीट क्लास के दृष्टिकोण से करती हैं। यानी इसके अंदर किनका, जैसे भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की अगर बात करें तो गांधीवादी आंदोलन की बात करेंगे, उदारवादी आंदोलन की, उग्रवादी आंदोलन की, और इनके अंदर मुख्य रूप से मध्यम वर्ग या जो बुर्जुआ वर्ग, उच्च वर्ग के लोग थे, सिर्फ उनके योगदान की चर्चा मुख्यतः की जाती है। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जो थी उनके योगदान की चर्चा की जाती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर या सामान्य निचले स्तर पर जो आंदोलन चल रहे थे, किसानों का योगदान हो गया, मज़दूरों के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, या फिर आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया गया है।
उनके योगदान को नहीं दिखाया गया है। अगर कहीं लिखा भी गया है उनका इतिहास, जैसे किसान आंदोलन पर थोड़ा लिखा जाता है या मज़दूर आंदोलन पर लिखा जाता है या आदिवासियों के द्वारा जो विद्रोह किए गए उन पर लिखा जाता है, तो उनको भी संभ्रांत वर्ग या एलीट क्लास के दृष्टिकोण से लिखते हैं। उनके बारे में भी लिखा जाएगा कि ये गांधीवादी जो विचार थे उनसे प्रभावित होकर के इन लोगों ने आंदोलन किया, अपने वनों को ना काटने के लिए, अपना जो वन्य क्षेत्र था उसके रख रखाव के लिए या उसमें बाहरी लोगों की घुसपैठ को रोकने के लिए अंग्रेज़ों का विरोध आदिवासियों के द्वारा किया गया। लेकिन इनका सबाल्टर्न इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो आदिवासियों के या मज़दूरों के द्वारा या किसानों के द्वारा जो बगावत की गई, विद्रोह किए गए समय समय पर, वो स्वतः प्रेरित थे, स्वस्फूर्त थे। उन पर बाहरी जो कारक थे या ये जो मध्यम वर्ग के या कांग्रेस के जो आंदोलन हो रहे थे उनका इतना प्रभाव नहीं था। वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, बल्कि उनकी स्वयं की अपनी समस्याएं थी, उनमें स्वयं की अपनी चेतना थी और उसी चेतना के बलबूते पर उनमें अपनी स्व प्रेरणा की वजह से ही उन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया, विभिन्न आंदोलन चलाए स्वतः स्फूर्त होकर। जैसे इनका ये भी मानना है कि जैसे अवध में किसान आंदोलन हुए, तो अवध में जो किसान आंदोलन हुए वो गांधी के आंदोलन से पूर्व ही प्रारंभ हो गए थे और ये इनिशिएटिव या शुरुआत जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही लिया गया, क्योंकि अवध के जो तालुकेदार थे, जमींदार जागीरदार थे, उनको अपनी जागीरदारी या जमींदारी जो है वो छोड़नी पड़ी। किसानों को जो है अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था से बहुत अधिक नुकसान हो रहा था, तो इन सभी अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं की प्रेरणा से ये आंदोलन चलाए। लेकिन जब इतिहासकारों के द्वारा, साम्राज्यवादी हों या राष्ट्रवादी हों या मार्क्सवादी हों, इनके द्वारा इतिहास लिखा गया, तो उन लोगों की इस कंट्रीब्यूशन को, इस योगदान को जो है नकार दिया गया, उस योगदान को एक्नॉलेज नहीं किया गया, उनके एफर्ट्स को जो है एक्नॉलेज नहीं किया गया। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बाकी की सभी इतिहास की जो व्याख्या की गई है, उन दृष्टिकोणों की आलोचना सबाल्टर्न अवधारणा वाले इतिहासकारों द्वारा की जाती है। इन्होंने जोर दिया है कि सबाल्टर्न वर्ग यानी समाज का ऐसा वर्ग जो थोड़ा दबा कुचला वर्ग है, तो सबाल्टर्न वर्ग जो है या सामान्य वर्ग जो है उसके दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाए। जैसे 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति में हम जो महत्वपूर्ण राजा और बड़े लोगों के द्वारा, जैसे राजाओं और नेताओं द्वारा जो भाग लिया गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, नाना साहब हो गए, तात्या टोपे हो गए, इन सब का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो सामान्य जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो योगदान दिया गया, उनके द्वारा जो भाग लिया गया इस क्रांति के अंदर, उसके योगदान की कहीं भी चर्चा नहीं की जाती है। तो इन सबाल्टर्न इतिहासकारों के द्वारा समाज के उस छूटे हुए जो हिस्से का योगदान था उसको सामने लाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए उनके दृष्टिकोण से इतिहास लिखने का प्रयास जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। एक और अंतर ये बताते हैं कि सबाल्टर्न वर्ग के द्वारा जब भी ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजी राज का विरोध किया गया, तो उनके जो विद्रोह थे, उनके जो विरोध थे, वो अधिक उग्र और हिंसक गतिविधियों से परिपूर्ण होते थे। तो इस तरीके से भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की जो व्याख्या की जाती है विभिन्न विचारधाराओं वाले इतिहासकारों के द्वारा, उनके द्वारा इनमें अतिवादिता का प्रयोग किया जाता है। अगर शुरुआती 3 जो अवधारणाएं देखें, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी और मार्क्सवादी, इनके द्वारा किसी एक तत्व विशेष और अपने किसी विचार विशेष पर ही बहुत अधिक बल दिया जाता है। एक कहेंगे कि एक संतुलित दृष्टिकोण जो है इनके द्वारा नहीं अपनाया गया है। तो अभी ऐसी अवधारणा की आवश्यकता है या इतिहास को ऐसे रूप में लिखने की आवश्यकता है जहाँ इन सभी विचारधाराओं के जो अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छे पक्ष हैं, उनको शामिल करते हुए एक फिर से नवीन इतिहास जो है इतिहास लेखन का कार्य किया जाना चाहिए।